Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class Theory of Automata and Formal Languages. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आपने चैप्टर 4 को पढ़ा होगा और इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं उसको समझने की कोशिश की होगी अपनी नोटबुक्स पे एक्सपैंड करके, जैसा कि हमने क्लास में भी एक्टिविटी की थी लास्ट टाइम नोटपैड के ऊपर। होपफुली आपने बाय हैंड इसको समझने की कोशिश की होगी। As usual, we'll have a look at the course plan. जैसा कि आपको फर्स्ट वीक से मालूम है कि इस कोर्स की डिस्क्रिप्शन क्या है और इसमें हम कंप्यूटर थ्योरी में कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर को प्राइमरीली देख रहे हैं। और हमारा जो कोर्स है उसका मेजर पोर्शन इज कंपोज्ड ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इसमें हम थ्योरेटिकल मॉडल्स ऑफ कंप्यूटेशन को देखेंगे और इनके टूल्स भी देखेंगे जो हमने फर्स्ट वीक में डिटेल से इसको डिस्कस किया था। ऑल्सो we are going to touch computability theory and theory of computation and complexity theory at the end of this course. तो फर्स्ट 2 वीक्स में हमने इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को किया था। अभी हमारा वीक 3 जो है वो चल रहा है और अगर हम डिटेल्ड वीकली प्लान की तरफ जाएं, ये तो कोर्स प्लान की समरी थी, और अगर हम वीकली प्लान की तरफ जाएं तो वीक 3 में हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस यानी कि चैप्टर 4 और रेगुलर लैंग्वेज टूल्स और इनके थ्योरम्स करने हैं। ये हमारा वीक 3 का जो है वो कोर्स प्लान है। Although this course plan was made for on-campus interactions, but शुरू के हमारे 6 से 8 हफ्ते बहुत रीज़नेबल स्पीड के साथ हैं। हम बहुत थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं ताकि आपकी बेस बन जाए लॉजिक में। So this is actually the first chapter, regular expressions और logic expressions, जो कि हम ऑटोमेटा थ्योरी के कोर ऑटोमेटा थ्योरी के कंटेंट्स में से कवर कर रहे हैं। एंड एज यू कैन सी द रीडिंग इज चैप्टर 4 और CLO आपके पास है, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है, आइडेंटिफाई डिफरेंट फॉर्मल लैंग्वेज क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप। तो हम ये काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने वीक 1 में भी आपको बताया था कि मेन कैंपस में ये कोर्स डॉक्टर तौकीर साहब पढ़ाते हैं। ही वाज इस कोर्स सीनियर और 2-3 सेमेस्टर, बल्कि 3 सेमेस्टर मुझे उनके साथ ये यूनिफाइड जो हमारा UET का सिस्टम रहा है कुछ अर्सा, उनके साथ मिल के ये कोर्स पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ है। एंड आई हैव लर्नड फ्यू थिंग्स। और ये जो CLOs हैं ये भी हमारे combinedly defined है from that time and it is continuing in both the campuses. Anyways जी, कोर्स प्लान हमने as usual देख लिया। अब हम बुक की तरफ चलेंगे और अटेंडेंस आपकी मुझे शॉर्ट नज़र आ रही है आज, शायद रात की आंधी की वजह से कुछ एरियाज़ में लाइट नहीं है। मुझे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि रात से लाइट ऑफ है कुछ एरियाज़ में और कहीं पर इंटरनेट भी सर्विस मअतल है क्योंकि रात को थोड़ी आंधी और बारिश का सिलसिला था कुछ सिटीज़ में, तो इस वजह से भी अटेंडेंस आपकी शॉर्ट हो सकती है। लकीली कैंपस के अंदर फ़िलहाल लाइट भी है और इंटरनेट भी है, इसीलिए आपकी जो क्लास है वो मुमकिन हुई है। रात को तो लाइट नहीं थी लेकिन सहरी के टाइम जो है वो लाइट आ गई। तो किताब की तरफ चलते हैं बेटा। इससे पहले कि मैं डायरेक्टली रेगुलर एक्सप्रेशंस का चैप्टर जो है स्टार्ट करूं जहां से हमने इसको लीव किया था, क्योंकि आज 2 घंटे की क्लास है तो हम क्विकली 5 to 7 मिनट्स में रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। सो वीक 1 से हमने स्टूडेंट्स, आपको याद होगा ये आपकी बुक थी, टेक्स्ट बुक, जो कि अब ई फॉर्मेट में तो आपके पास है ही, कुछ बच्चों ने इसे परचेज भी कर दिया होगा। वी स्टार्टेड फ्रॉम चैप्टर 1 इन वेरी फर्स्ट लेक्चर और उसमें चैप्टर 1 से डायरेक्टली तो हमने नहीं पढ़ा था, हमने ये कोर्स आउटलाइन देखी थी, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखे थे, अटेंडेंस और ग्रेडिंग पॉलिसी हमने इसमें देखी थी।
इसकी सिग्निफिकेंस देखी थी कि ये कितने कोर्सेज का प्री रिक्विजिट है, और इसकी एप्लीकेशन भी देखी थी कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो मुख्तलिफ एरियाज में क्या है, और किस किस डेकेड में इस पर किस तरह से रिसर्च होती रही है। तो साथ ही मैंने आपको चैप्टर 1 को समझने के लिए एक वीडियो लिंक भी आपको कहा था कि वो देख लीजिए, और कुछ पेज इंटरनेट पेज थे वो आपने पढ़ना थे। और फिर सेकंड लेक्चर में जब ये बुक आपसे शेयर हो गई तो देन आई टोल्ड यू टू स्टडी दिस चैप्टर एज वेल, जो कि समरी थी उस मटेरियल की जो आप देख चुके थे। और देन वी स्टार्टेड चैप्टर 2 दूसरे हफ्ते में, और इसमें हमने लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन लिया था। लैंग्वेजेस दो टाइप की होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंड फॉर्मल, एंड एनी लैंग्वेज कंटेन्स टू कंपोनेंट्स, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स। Abstract languages are primarily semantic based, whereas formal languages are primarily syntax based. And in the rest of the book, we are going to study formal languages. हमने कुछ एग्जांपल्स भी ली थी लैंग्वेजेस की, और यहाँ पे कुछ सिंबल सेट की इंट्रोडक्शन थी जो इस टेक्स्ट बुक में इस्तेमाल होगा। साथ में वो नोट ऐड करता चलूँ जो मैं तकरीबन हर वीक ऐड करता हूँ कि देयर आर नो स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल सेट बाय एनी कंसोर्टियम और स्टैंडर्डाइजिंग बॉडी कंप्यूटर थ्योरी के लिए। लिहाजा आपको मुख्तलिफ टेक्स्ट में मुख्तलिफ सिंबल्स नज़र आएंगे, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम टेक्स्ट बुक के सिंबल सेट को इस्तेमाल करेंगे इस कोर्स में और इम्तिहानात में भी। हमने इसमें लेमडा की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, एम्प्टी सेट 5 को देखा, फिर हमने क्लीनी स्टार क्लोजर को और किसी लैंग्वेज के प्लस लेने के को भी हमने चेक किया, और साथ लेमडा की प्रॉपर्टीज़ ये तो आपको याद ही होंगी। ये प्राइमरली हमने इस चैप्टर में देखी थी। एंड देन वी यू सॉ वेरी simple descriptive proof of S closure and set double S closure कि ये बराबर हैं कि नहीं, and we checked its proof with respect to arithmetic expressions and logic और AIs में इसका जवाब मुख्तलिफ है। और फिर हमने कहा था कि आप ये एक्सरसाइज थोड़ी सी देख लीजिए, and we will come back to the exercise after completing chapter 4, जो कि हम इंशाल्लाह आज कर लेंगे। Then we started chapter 3, और ये हमने सेकंड लेक्चर ऑफ वीक 2 में हमने ये शुरू किया था। और चैप्टर 3 वाज वेरी सिंपल। इसमें रिकर्सिव डेफिनेशंस के अलावा कोई ख़ास चीज़ इसमें नहीं दी हुई थी, और रिकर्सिव डेफिनेशन और एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन थी। हमने एईस को तफसील से डिस्कस किया था कि पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है, और इसके प्राइम कंसर्न आपकी रिजल्टेंट वैल्यूज़ जो हैं वो निकल कर आती हैं। साथ ये थ्योरम्स भी हमने देख लिए थे, ये ऊपर की जो डेफिनेशन है इस पर पूरा नहीं उतरते। तो ये चैप्टर 3 था, बहुत मुख्तसर सा, और हमने फिर रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट की थी। वीक 2 का जो लेक्चर 2 होता है, यानी कि थर्सडे को जो क्लास थी वीक 2 की, यानी कि लास्ट थर्सडे वी स्टार्टेड दिस, और हमने कोई बुनियादी सी जो है वो आरिफ को सॉल्व किया था इसके अंदर। तो यहाँ से हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट हुआ था, और फिर ग्रेजुअली हम इसको आगे लेके चले, और हमने ये ख़ास तौर पे इसमें आपने देखा होगा ज़्यादा समझने वाली चीज़ क्लीनिंग स्टार क्लोजर और उसके साथ जो स्ट्रिंग कनकैटिनेट हो रही होती हैं वही अगर आपको समझ आ जाए तो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट इजी। और एक ही लैंग्वेज को आप इनफाइनाइटली मैनी वेज से लिख सकते हैं। सिमिलरली जैसे आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम को इनफाइनाइटली मैनी वेज में कोड कर सकते हैं, इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशंस भी इनफाइनाइटली मैनी वेज में सेम लैंग्वेज या सेम एक्सप्रेशन डिफाइन हो सकती है। तो ये हमने एग्जांपल्स तफसील से की थी, और नोट पैड पे हमने इसे एक्सपैंड भी किया था। एक फाइनाइट लैंग्वेज भी आ गई थी, यहाँ पे देखें ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है। नाउ लेट अस कंसीडर अ फाइनाइट लैंग्वेज L that contains all the strings of A's and B's of length 3 exactly। तो इसमें 8 टोटल वर्ड्स जो हैं इस लैंग्वेज में बनते हैं। ये भी आपने देखी होगी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए प्लस बी का क्यूब नहीं है बल्कि ए प्लस बी
कंकैटिनेटेड 3 टाइम्स है। इसी तरह a प्लस बी कंकैटिनेटेड 5 टाइम्स यहाँ पे आ गया। और ये हमने कुछ लैंग्वेजेस देखी थी। यहाँ पे फॉर्मल डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अब वो नोट पैड ओपन करूँगा। उसमें हमने कुछ जो आपकी लेट मी ओपन जी वेयर इज दैट, यहाँ पे हमने एक फाइल में रियल टाइम कुछ प्रॉब्लम की, हाँ जी ये वो फाइल आ गई है। दैट इज ओपन नाउ। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। ये हमने कुछ बहुत प्राइमरीली लेवल की और बुनियादी फाउंडेशन लेवल की अप्लाइड आरीज जो हैं वो देखने की कोशिश की थी हेटेल की एग्जांपल से। इसमें आपका इनपुट अल्फ़ाबेट या सिग्मा एच टी है और लॉजिक आपको दी हुई थी हर आरी की। पर्सन ए मीन्स फर्स्ट टॉस रिजल्ट इज एज, ठीक है। उसको आप एज इंटू एच प्लस टी का क्लोजर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लोजर ही क्यों आया, 2 3 4 क्यों नहीं आया, उसकी वजह है कि हमें गिवन में ये नहीं लिखा हुआ कि कितनी दफ़ा टॉस करना है, 1 टाइम 2 टाइम, कुछ नहीं गिवन है। तो हमने पहले टॉस की कंडीशन लगा के, ये एक ही कंडीशन वाली आ रही थी, ठीक है, एक ही कंडीशन वाली लैंग्वेज थी। पर्सन ए मीन्स इफ फर्स्ट टॉस रिजल्ट इज एज। फिर हमने एक और एग्जाम्पल देखी, एग्जाम्पल 2 पे आइए। इसमें देखें लॉजिक है पर्सन ए मीन्स इफ फर्स्ट एंड लास्ट टॉस रिजल्ट्स आर नॉट द सेम। अब आप देखें आपके पास बिल्डिंग हरूफ तहजी या सिग्मा कितना है, एच और टी। अगर पहला और आखिरी टॉस सेम नहीं होगा तो पहला क्या हो सकता है, या एच या टी। अगर पहला एच होगा तो आखिरी उससे मुख्तलिफ टी बनता है, पहला टी होगा तो आखिरी उससे मुख्तलिफ एच बनता है। दोबारा से इसमें ये नहीं बताया हुआ कि टॉस 3 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, 2 बार होगा, कुछ नहीं बताया। लिहाजा हमने पहले और आखिरी की कंडीशन लगा दी जो गिवन थी और बीच में क्लोजर आ गया। ओके, पर्सन ए विंस इफ फर्स्ट एंड लास्ट टॉस रिजल्ट्स आर द सेम। फिर इसमें देखें हमने वही इसका रिवर्स है, एच और एच कर दिया और टी कर दिया। पर्सन ए मीन्स इफ फर्स्ट टू रिजल्ट्स आर एच एच। अब ये आपने खुद बनाना था। मुझे उम्मीद है कि आपने ये एग्जाम्पल सॉल्व कर दी होगी। अब देखें इसकी क्या आरी बनेगी। ये किसी से ना हुई हो, आपने ट्राई की हो, किसी स्टूडेंट से ये ना हुई हो, है कोई ऐसा बच्चा जिसने ये ना बनाई हो? जी मुझे लगता है आज फिर आप सो गए हैं। नो सर, एक्चुअली पिछली क्लास ली नहीं थी मैंने, इस वजह से चैप्टर कुछ नहीं पता। 2 बच्चे बोले हैं तो मुझे समझ नहीं आई। आपने बना लिया शीजा बेटा? सर समझ नहीं आई। समझ नहीं सर आई। स्टार्ट में सर जी बेटा, स्टार्ट में डबल एच आएगा एंड देन फिर एच प्लस टी का क्लोजर। ठीक है, गुड। तो आप निम्रा है बेटा? सर वर्दा। यस सर, मैंने भी ऐसे किया था लेकिन इसका तो सही नहीं था हमारा। ये सही बताया वर्दा बेटा ने। देखें ये इसकी लॉजिक क्या थी, पर्सन ए विंस इफ फर्स्ट टू टॉस रिजल्ट्स और डबल एच। अब देखो बेटा, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन दी हुई है, ठीक है, साथ ये नहीं आपको बताया कि टॉस कितनी बार होना है। तो पर्सन ए मींस इफ फर्स्ट टू टॉस रिजल्ट्स, पहला भी एच कंकैटिनेटेड बाय एच। अब आगे कुछ भी आ सकता है और टॉस इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स जो है वो हो सकता है आपका, ठीक है। तो अब देखें इस सेट को अगर हम एक्सपैंड करें, तो हम इस सेट को अगर एक्सपैंड करें तो क्या बनेगा। अब देखें इसकी ये किसी और स्टूडेंट का भी मैसेज आया है। आज लाइट का इशू है, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो देखिए अब इसमें पहले तो आएगा लेमडा,
फिर हमारे पास लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग है, तो जिसकी लेंथ 1 होगी वो वर्ड आएंगे। लेंथ 1 में एच और टी आ गए। फिर लेंथ 2 के आएंगे एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। फिर लेंथ 3 के आएंगे एंड द लिस्ट गोज ऑन। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखें एच एच और लेमडा, एच एच और एच, एच एच और टी, एच एच और एच एच, एच एच और टी एच। तो ये ऐसी कोई लैंग्वेज हमारे सामने आएगी और हम इसे अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास लेमडा को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ वापस आ जाएगी। इस लैंग्वेज की कोई शक्ल बनेगी। और देखें आरी को आप टेस्ट कैसे करते हैं कि आपने सही आरी लिखी है कि नहीं, खुद ब खुद टेस्ट हो जाएगी। ऊपर कंडीशन दी हुई है बेटा। अब आप देखें हर वर्ड में ये जो वर्ड बना है, आरी को आपने एक्सपैंड किया, ये रिजल्टेंट सेट आया। इस सेट के हर वर्ड में ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट टू टॉसेस आर डबल एच। पहला वर्ड पे गौर कीजिए, डबल एच है, कंडीशन पूरी हो रही है, ठीक है, 2 ही बार टॉस हुआ। दूसरा वर्ड है ट्रिपल एच, इसमें भी बेटा देखें कंडीशन पूरी हो रही है, ठीक है, डबल एच आ गया, आगे कुछ भी आ सकता है। फिर थर्ड वर्ड पे देखें, फिर डबल एच आ रहा है और आगे टी है, यानी कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपको सही मालूम है, जब आप इसकी वेरीफाई, ठीक है। तो ये आपके आरी और इसकी एक्सपेंशन है। आगे चलते हैं बेटा इस तरफ। पर्सन ए मीन्स इफ टू टॉस रिजल्ट्स आर डबल टी। अब मेरा ख्याल है काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका सलूशन तो खुद ब खुद समझ आ गया होगा ऊपर वाली एक्सप्रेशन से। यस सर। यस सर। लेकिन यहाँ पे मौजूद किसी बच्चे से पूछते हैं कि वो बताए इसका। उस्मान तारिक, जाग रहे हो बेटा? यस सर। हाँ उस्मान भाई, ये बताएं इसकी ये क्या बनेगी आ रही है इसकी एग्जाम्पल 5 की। सर ये टी टी इंटू टी प्लस एच का क्लोजर। सर मैं बताऊं? आप सर agnostic। टीटी लास्ट में सर आएगा। टीटी लास्ट पे आएगा, उसने लास्ट अरे पे हाँ, पूछा है। यू आर राइट, यू आर राइट। तो ये उस्मान देखें, इसमें क्योंकि स्टार्ट नहीं था एंड था तो इसकी ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी, ठीक है। तो है सिमिलर, लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। अगर हम ओके पहले सर। लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगी। तो एग्जाम्स में ना क्विज में इसी तरह के सवालात आते हैं। अभी तो हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं ना, लेकिन काफ़ी इसमें अब आपको याद करने वाली कोई चीज़ नहीं आएगी फाइनल्स तक। इसी तरह के कंप्यूटर थ्योरी के टूल्स और उनके न्यूमेरिकल्स या अप्लाइड क्वेश्चंस होंगे। यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग, जो आपने मेमोराइज करना था वो गुजर गया है। एक और लेक्चर आएगा जिसमें आपने थोड़ा सा मेमोराइज फिर करना होगा, उसका नाम होगा प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, बस पूरे कोर्स में। बाकी सारे ये टूल्स हैं और इसमें जो है आपकी इस तरह की चीज़ नहीं है जिससे आप ज़्यादा बोर हों। तो और इंटरेस्टिंगली अगर 30 के बाद या क्लासेस मिड के बाद भी ओपन हो जाती हैं, इसकी कोर्स की लैब तो नहीं है, लेकिन वी कैन प्रोग्राम दीज एक्सप्रेशंस एंड आगे ग्राफ्स भी पढ़ेंगे जिसे मशीन्स बोलते हैं कंप्यूटर थ्योरी की ज़बान में। हम इन्हें कंप्यूटर में प्रोग्राम में ट्रांसलेट कर सकते हैं और वो ख़ास तौर पर बच्चे जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ बच्चे उसको ट्रांसलेट भी कर लेते हैं। ऑल्दो ये काम कंपाइलर की कोर्स में करना होता है, बट स्टिल सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं इसको। तो अगर कैंपस ओपन होता है तो मैं आपको उस पर भी थोड़ी सी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो करा सकता हूँ। एनीवेज जी, इसको आप देखें एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी। आपके पेपर्स काफ़ी सारे चेक हो गए। अगर मुझे पिछले हफ्ते बुखार ना होता, आई वाज लिटिल बिट इल विद सोर थ्रॉट और कुछ तबीयत सही नहीं थी पिछले हफ्ते, तो
थ्योरी के पेपर्स पढ़ के ही आपको सवाल मार्क्स लगाने होते हैं, रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। तो जब तक आप माइंड बिल्कुल फ्रेश ना हो, यू कांट डू दैट। तो वो इंशाल्लाह इस वीक जुम्मे हफ्ते तक लाजमी आपके साथ लिस्ट शेयर हो जाएंगी वीकेंड पे। तकरीबन हो गए हैं। क्वेश्चन वाइज वो चेक होते हैं, क्योंकि एक पेपर पूरा तो आप नहीं चेक कर सकते। क्वेश्चन अगर आपका 1 क्वेश्चन है तो सारे का एक फॉरवर्ड चेक होता है। थ्योरी का जो पेपर होता है न्यूमेरिक बहुत आसान है आपकी रिलेटिव चेकिंग, उसमें आपने स्टेप्स बनाए होते हैं और आप चेक कर लेते हैं कि इसने पूरे स्टेप्स किए हैं स्टूडेंट ने या नहीं किए। कोड के अंदर आपकी लॉजिक चेक हो जाती है, वो भी ईजियर है। थ्योरी के जो कोर्स होते हैं उस पर रबरिक बना होता है और उसके हिसाब से आपको फॉरवर्ड और रिवर्स चेकिंग होती है। एक क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया, सारे स्टूडेंट्स का फॉरवर्ड में चेक हो गया, नंबर लग गए, फिर आपने रिवर्स में चेक करना शुरू किया ताकि वो जो रिलेटिव एज है वो उसमें एडजस्ट हो जाए। तो इस तरह से इसके पेपर चेक होते हैं, इसीलिए इसका रिज़ल्ट थोड़ा स्लो है। और इस दफ़ा मेरे पास लोड भी कुछ ज़्यादा था, 3 थ्योरीज और 1 लैब थी। और आपके थ्योरी के कोर्स के साथ साथ ये PPIST के साथ CS17 की लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स, अगरचे वो हमने पढ़ाया तो डॉक्टर हसन अली और मैंने कंबाइन था, लेकिन उसकी चेकिंग मोस्टली मेरे पास थी, उसको मार्किंग करना। तो दैट आल्सो टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तकरीबन जो है वो उसमें 2.5 हफ्ते लग गए उसको चेक करने में, उस पेपर को। यानी कि आप समझे 20 दिन। थ्योरी का पेपर इतना टाइम ले जाता है जब आप उसको मार्क करते हैं। और मेरे पेपर्स पे शायद आपने लैब भी मेरे से की हुई है, साथ ये भी लिखा होता है कि आपकी क्या चीज़ मिसिंग है। बच्चे के पेपर पे कमेंट्स भी राइट डाउन किए होते हैं कि इस क्वेश्चन में आपकी ये चीज़ मिसिंग है। सॉल्यूशन जो है वो साथ बना हुआ होता है, और जब बच्चे आपके पेपर देखते हैं तो साथ सॉल्यूशन भी होता है और हर पेपर पे कमेंट्स भी दिए हुए होते हैं कि ये चीज़ इसके अंदर आपने गलत लिखी है या नहीं की है। तो इट टेक्स टाइम, लेकिन यह है कि आपके काफ़ी हद तक चेक हो गए। मेरी हाथ की मैनुअल लिस्ट भी काफ़ी सारी बन गई हुई है आपके क्वेश्चंस की। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस वीकेंड तक आपका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर हो जाएगा और फिर उसको सबमिट भी करा देंगे। कैंपस में बच्चों की एंट्री बंद है, वरना ये है कि उसमें अगर आप देख लेते तो दैट वाज इट वाज बेटर। लेकिन अभी जो है वो दोनों SOPs में वो उन्होंने एंट्री ऑफ की हुई है। एनीवेज रिजल्ट आपका होपफुली प्रिपेयर हो जाएगा। तो बाकी आपका किस कोर्स का, कोई और भी थ्योरी का सब्जेक्ट था इस सेमेस्टर में आपका, या बस यही था? सर अभी प्रोबेबिलिटी और असेंबली लैंग्वेज के रिजल्ट्स भी नहीं आए। असेंबली में भी हमारे पास थ्योरी थी और प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसी तरह स्टैटिस्टिक्स का था। बाकी हमारे पास मैनेजमेंट साइंसेस और टेक्निकल राइटिंग थी, उनका रिजल्ट आ चुका है। सही सही सही, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स का रिजल्ट भी बेटा आ जाएगा। बाकी क्योंकि माइनर है आपका, तो ग्रेडिंग इंशाल्लाह दैट वॉन्ट बी के जिस तरह मेजर की होती है उसमें कुछ ना कुछ मैं ग्रेडिंग कार्ड्स जो हैं वो थोड़े से रिलैक्स्ड होंगे। लेकिन इस सेमेस्टर में बेटा दोनों मेजर कोर्स हैं। फर्स्ट ईयर में और स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर में भी थोड़ी सी ग्रेडिंग कार्ड्स लिटिल बिट रिलैक्स्ड होते हैं, क्योंकि आपका पहला साल होता है और आप सेट हो रहे होते हो। फिर माइनर्स में भी इट डिपेंड फ्रॉम टीचर टू टीचर, लेकिन टीचर जो माइनर कोर्सेज होते हैं अगर उसे कंप्यूटर साइंस का फैकल्टी मेंबर पढ़ा रहा है तो यूजुअली आपको थोड़ी सी उसमें रिलैक्सेशन दे देते हैं। लेकिन जो मेजर कोर्सेज हैं वो उसी के ऊपर ही आपकी डिग्री बेस करती है, तो उसमें जिस तरह प्रोसीजर होता है उसी तरह से आपको ग्रेडिंग होती है। जैसे इस सेमेस्टर में मेरे पास आपके दोनों मेजर कोर्स हैं। हाँ, ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन में फिर थोड़ी सी आपको उसमें रिलैक्सेशन होती है। तो वो उसमें भी थी, जैसे PPIST के अंदर अटेंडेंस इतनी सख्ती से इन्फोर्स नहीं की मैंने, क्योंकि वो माइनर कोर्स था, तो उसमें आपको रिलैक्सेशन थी कुछ पेपर के अंदर भी, और ग्रेडिंग में भी कुछ ना कुछ उसमें होगा। लेकिन इस सेमेस्टर में दोनों मेजर कोर्स हैं, तो इसमें जिस तरह होती है ग्रेडिंग उसी तरह से आपके सारा सिलसिला चलेगा। अलबत्ता ये है ODL में आपके क्विज जैसे मैंने बताया 2 ही होंगे। एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा थ्योरी के अंदर, और अगर कैंपस पे हो जाता है तो फिर ये जिस तरह 4th चैप्टर है ये जैसे ही ख़त्म होता है
उसके बाद हर चैप्टर ख़त्म करने के बाद 2-2 नंबर के क्विज यूजुअली इस कोर्स में सीनियर से आप पूछ सकते हैं जिनको मैंने ये पढ़ाई है। 1-7 को मैंने ये पढ़ाई थी और फिर उससे पीछे 0-8 से 1-7 तक मैंने ही पढ़ाई है ऑटोमेटिक थ्योरी। 1-8 को अब्दुल जलील साहब ने पढ़ाई थी फर्स्ट टाइम, वरना 0-8 CS वाज द पायनियर सेशन एट रचना, उससे लेके और CS 1-7 तक जो आपके 9 सेशंस हैं उनको मैंने पढ़ाई और उसमें इसी तरह ही क्विजेस जो हैं वो हर चैप्टर के बाद कंडक्ट हुआ करते थे। लेकिन ODL ऐसा नहीं होगा, उसमें रिलैक्सेशन ये है कि आपके जो नज़र तो यही आ रहा है कि इस दफ़ा भी जिस रेशो से बढ़ रहे हैं केसेस, तो शायद कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स हों एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर और साइकोमोटर में आपकी इवैल्यूएशन होगी। तो अल्लाह करे कि अगर इसमें कुछ बेहतरी हो गई तो मे भी कुछ पहले आपकी ओपन हो जाए, तो उसमें फिर सेमेस्टर प्रोजेक्ट में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कैंपस पर। तो अगर इसी तरह से ही रेशो रही कोरोना केसेस की, तो फिर तो यूनिवर्सिटीज़ का ओपन होना तालीमी इदारों का मुश्किल नज़र आता है और फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स की तरफ ही जाएंगे इवेंचुअली, लाइक लास्ट सेमेस्टर। कॉम्प्रिहेंसिव से मेरी मुराद है कि मिड और फाइनल होता तो है आपका, लेकिन वो एक हफ्ते के फ़र्क से हो जाता है, तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव ही समझिए कि साथ साथ में इम्तिहान हो जाते हैं। तो वो एक ही बात है, 70 नंबर का इकट्ठा कर लीजिए या एक हफ्ते के फ़र्क से मिड फाइनल कर लीजिए, नॉट दैट मच डिफरेंट। तो ये स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ पे इसे एक्सपैंड किया और अब आप डबल टी को कंकैटिनेट कर देंगे तो आपका जो स्मॉलेस्ट वर्ड इसमें आ जाएगा दैट विल बी डबल टी, और फिर आपके पास WTH और इस तरह से। अब इसकी दुरुस्त होने की आप खुद ही चेक कर सकते हैं, मैंने इसे ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया, आप इसे ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं और आपने जो आरी लिखी है उसको इधर पढ़ सकते हैं कि जी कंडीशन थी लास्ट में डबल सर टी ये आ। सेकंड में HTT Yes. नहीं होगा? हाँ जी बेटा, आप सही कह रहे हो, HTT होगा। तो ये इस तरह से आप करके ना इसको एक्सपैंड करके और चेक कर सकते हो कि क्या जो चीज़ है वो पूरी हो रही है हर लेटर में, और अगर नहीं हो रही तो आप उसे टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी एक्सपेंड करने में कोई मिस्टेक हो गया है या फिर आपने आरी ही गलत लिखी है, सही नहीं लिखी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल है। आप क्रिएट अ लॉजिक योरसेल्फ एंड राइट इट्स आरी, ये मुझे उम्मीद है आप में से हर बच्चे ने कम से कम एक रेगुलर एक्सप्रेशन इसी अप्लाइड हेड टेल में खुद से क्रिएट करके लिख ली होगी। अगर किसी ने नहीं लिखी तो आप Yes, लिख sir. लीजिए, इसके नंबर कोई नहीं है, इट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस, और साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाएं। अभी हम वी आर गोइंग वेरी स्लो इंटेंशनली, पहले 6 हफ्तों में हम इस कोर्स में स्लो जाएंगे, आप बुक के चैप्टर्स देखें, लेकिन बाद में हमारी क्योंकि हमारी बेस बन जाएगी तो फिर यही चीज़ें बाद में इस्तेमाल होंगी और इनको इस्तेमाल करते हुए हम और मुख्तलिफ नए प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। एज यू कैन सी इन द कोर्स प्लान के आप ये देखें हमारे पास अभी देखें एक हफ्ते में एक दो हफ्तों में एक चैप्टर चल रहा है शुरू में, यू कैन सी ये 3 हफ्तों में एक चैप्टर्स है, लेकिन उसके बाद 3 हफ्तों में 3 चैप्टर्स हैं, फिर 2 हफ्तों में 2 चैप्टर्स हैं, फिर एक हफ्ता ऐसा भी आएगा जिसमें 2 चैप्टर आप पूरे एक ही हफ्ते में कर दोगे, यानी एक लेक्चर में एक चैप्टर। ये 15th वीक होगा आपका। तो पेस जो है वो इस कोर्स की कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी जो है वी आर गोइंग रियली स्लो, और ये चैप्टर 4 और 5 इज़ योर बेस ऑफ दिस कोर्स। एनीवेज जी, ये तो था आपका कुछ एक्सरसाइज अप्लाइड जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट की थी इसको समझने के लिए, और थोड़ा सा रिव्यू था कि हमने अब तक इसमें क्या पढ़ा। तो ये इसने एक फॉर्मल डेफिनेशन दी है रेगुलर एक्सप्रेशन की। इतना मैं ऐड करता चलूँ कि ये जो टेक्स्ट बुक है डैनियल की इसमें कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस नहीं दी हुई। कॉम्प्रिहेंसिव से मुराद है जो कि कंक्रीट डेफिनेशंस हो। इसने समझाने की हद तक लिख दी हैं डेफिनेशंस, लेकिन कंक्रीट डेफिनेशंस नहीं दी, क्योंकि ये किताब इंट्रोडक्शन की बुक है और इसमें राइटर ने कोशिश की है कि स्टूडेंट्स को जितना ईज पे रखा जाए उतना बेहतर है ताकि वो इसको समझ सकें। चैप्टर 4 तक तो हम डेफिनेशन मैथमेटिकल या कॉम्प्रिहेंसिव नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर 5 से मैं आपको
मुख्तलिफ टूल्स की कंप्रिहेंसिव डेफिनेशंस यहाँ शेयर कर दूंगा, आपको लिखवा दूंगा, शेयर कर दूंगा, और वो कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। अब ये देखें इसने रेगुलर एक्सप्रेशन की क्या डेफिनेशन दी है। द सेट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रूल्स। एवरी लेटर ऑफ सिग्मा, सिग्मा में यानी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हरूफ तहज्जी, इनपुट अल्फ़ाबेट, कैन बी मेड इनटू अ रेगुलर एक्सप्रेशन बाय राइटिंग इट इन बोल्ड फेस। यानी हर लेटर सिग्मा का बजाते खुद एक आरी है। अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी एच और टी की, अगर मैं आपसे दोबारा वो शेयर करूं, वी सॉ द एग्जांपल ऑफ एच एंड टी। तो हमने अभी जो रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें पहला रूल क्या है कि एवरी लेटर इन सिग्मा, सिग्मा या इनपुट अल्फ़ाबेट हमारे पास है एच एंड टी। तो एच, अकेला एच भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और अकेला टी भी एक आर ई है, बाय रूल 1 ऑफ द डेफिनेशन यू स्टडीड इन द बुक। अब हम वापस चलते हैं बुक पे उस डेफिनेशन की तरफ। ओके, लैम्डा इटसेल्फ इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। लैम्डा आ जाता है अगर आप किसी सेट का, लैंग्वेज का क्लीनी स्टार क्लोजर लेते हैं तो लैम्डा उस सेट में इंक्लूड हो जाता है। तो लैम्डा खुद भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है बाय रूल 1 ऑफ दिस डेफिनेशन। रूल 2 देखें आप, इफ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशंस, अगर कोई वेरिएबल R1 है और R2 है वो REs हैं, then so are R1 in parenthesis, R1 concatenated by R2, R1 choice R2। ये प्लस जो है ना, ये एडिशन वाला प्लस नहीं है, ये चॉइस वाला प्लस है, यानी कि R1 और चॉइस, इसे प्लस को आप OR और भी लिख सकते हैं, इसे चॉइस भी लिख सकते हैं। R1 प्लस R2, ये R1 R2 कंकैटिनेशन में है और R1 का क्लोजर। नथिंग एल्स इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। ये आखिरी वाला रूल अक्सर आप डेफिनेशंस में देखेंगे। अब इससे पहले कि मैं रूल 2 को डिफाइन करूं, मैं फिर से नोट ऐड कर दूं, दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं है, ये आपको समझाने की हद तक की डेफिनेशन है और इससे हमारा काम चल जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स के, इसने जो वेरिएबल्स दिए हैं R1 और R2, इसमें कौन सी एक्सप्रेशंस आएंगी, सिग्मा की या लैम्डा? देखिए रूल 1 से तो हमारे पास सिर्फ सिग्मा और लैम्डा ही आरी बने हैं ना, यानी कि इस R1 में और R2 में आप क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा के लेटर्स एच एंड टी अगर वो लैंग्वेज हेड और टेल की है, ए बी अगर वो ए बी के ऊपर बेस करती है, 1 to 6 अगर आप किसी लूडो के डाइस की सिग्मा ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, इनपुट अल्फ़ाबेट 1 से लेके 6 तक। इसी तरह अगर आप कोई रेसिपी है आपकी किसी सोडा ड्रिंक को तैयार करने की या शरबत को तैयार करने की या कोई डिश तैयार करने की, तो उसके इंग्रेडिएंट्स का सिग्मा हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट देखें, उसको तैयार करने के लिए आपके पास माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मे बी अ साउंड कार्ड, अ वाईफाई मोडेम, डीवीडी ड्राइव, VGA और गेम कार्ड, टीवी कार्ड, ये कंपोनेंट्स आपके सिग्मा हो जाएंगे टू असेंबल अ कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो ये जो किसी भी लैंग्वेज का सिग्मा होगा वो जमा लैम्डा आपकी R1 R2 में हो जाएंगे। फिर उसने ये 4 ऑपरेशंस आपको दे दी, क्लीनी स्टार क्लोजर, चॉइस, कॉन्कैटिनेशन एंड इन पैरेंथेसिस। अब इसे आप आगे लेके जा सकते हैं। देखिए R प्लस भी तो आपका हो सकता है। अब इसने आगे बताया कि उसने R प्लस क्यों नहीं दिया, कि जब आप किसी की लैंग्वेज के क्लोजर को उस लैंग्वेज के साथ इट सेल्फ कॉन्कैटिनेट करेंगे, R1 R2 बनाएंगे, तो वो चीज़ R1 का प्लस हो जाएगी। अब हम इसकी मिसाल यहाँ नोट पैड पे लेके देखते हैं कि ये जो रूल 2 की बात कर रहा है ये क्या कहना चाह रहा है। ये अब हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आ गई। अब हम इसे यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। ये बताना चाह रहा है किताब का राइटर कि उसने R1 का प्लस क्यों नहीं दिया। देखिए उसने R1 R2 तो उसने कह दिया ना कि ये हैं जनाब आपकी
REs। फिर उसने आपको आगे R1 कंकैटिनेटेड बाय R2 ये ऑप्शन भी दी थी ना। तो अब अगर आप सपोज आप क्या करते हो जी, R1 को बराबर कर देते हो किस चीज़ के, आप R1 को बराबर कर देते हैं सपोज H क्लोजर के, और R2 को आप बराबर कर देते हैं किसके जी, H के। ठीक है, अब ये आप कर सकते हैं। ये H जो है ये आपका H और T दोनों रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, लैम्डा भी है, तो हमने इन वेरिएबल में H को पुट कर दिया। अब हमने अगर प्लस लेना है तो R1 को अगर मैं बराबर कर दूं R1 R2 की कंकैटिनेशन के, तो R1 किसके बराबर हो जाएगा, H प्लस के। तो इसीलिए उसने प्लस को अलग से नहीं लिखा। राइटर आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि इस रीज़न से उसने प्लस को अलग से नहीं लिखा कि आप कंकैटिनेट करके क्लोजर को किसी पावर 1 के एलिमेंट के साथ अगर आप कंकैटिनेट करेंगे तो लैम्डा खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं उसको अलग से लिखने की। ये राइटर ने इसमें ये बात बताई है। अब इस डेफिनेशन में काफ़ी सारी जो और क्लॉजेज हैं वो इसमें स्किप हैं, लेकिन इससे भी हमारा गुजारा चल जाएगा। तो हम इसी डेफिनेशन को स्टैंडर्ड मान लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की, और हम आगे चलते हैं। अब इसने कुछ स्टूडेंट्स एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखें, ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है AA प्लस B का क्लोजर। इसको ज़रा हम एक्सपेंड करके देखते हैं। अब ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसे मैं नोट पैड पे ले जाता हूँ और वहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी एक्सपेंशन क्या बनी। लेट मी अगेन शेयर विद यू नोट पैड, और वहाँ पे हम इसकी एक्सपेंशन को चेक करते हैं। तो हम बुक पे देखते हैं AA प्लस B क्लोजर। तो हमारे पास है जी R1 इज इक्वल टू AA प्लस B का क्लोजर। अब स्टूडेंट्स ये जो प्लस है ये चॉइस है, जैसे H प्लस T होता था। अब इसका अगर हम R1 का क्लीनी स्टार क्लोजर ले लें, R1 क्लोजर, तो ये किसके बराबर होगा, इस पूरी एक्सप्रेशन के क्लोजर के बराबर हो जाएगा। सो नाउ दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। अच्छा, पहले क्लोजर से पहले हम देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। इस एक्सप्रेशन का मतलब है जी कि आप या तो ए को चूज कर सकते हैं या बी क्लोजर को चूज कर सकते हैं। आपके पास दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस लैंग्वेज के। R1 इज एन एक्सप्रेशन और अ लैंग्वेज जिसका सिग्मा है AA एंड B क्लोजर, और आपके पास या तो चॉइस है AA की या B क्लोजर की। अभी इसकी पावर क्या है, 1 है, लिहाजा हमारे पास ये दो ही अल्फाज बनते हैं, AA और B क्लोजर। ठीक है, B क्लोजर से मुराद है लैम्डा B, डबल B, ट्रिपल B। ये मेरा ख्याल है मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, इतना आपको समझ आ गई होगी कि जी इससे क्या मुराद है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह से ले जाऊं और इसको मैं करता हूँ इसमें, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि बी क्लोजर लिखते हैं या इस तरह से लिखते हैं, एक ही बात है। तो ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं R1 के। लेकिन अगर हम इसका क्लीनी स्टार क्लोजर लें तो क्या बनेगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। आप देखें, क्लोजर का क्लोजर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो हमें अब इसमें किस तरह से चलना होगा। आप अभी अपनी नोटबुक निकाल कर तो इसको एक्सपैंड करके सोच सकते हैं। मैं यहाँ पे भी सॉल्व करता हूँ, आप भी अपनी नोटबुक के ऊपर इसको एक्सपैंड करें, क्योंकि समझना एक चीज़ है और ये मैथ्स जो है ना, मैथमेटिक्स, चाहे वो थियोरेटिकल मैथमेटिक्स ही क्यों ना हो, प्रैक्टिस के साथ आपको ये ज़्यादा आता है। समझ आपको सारा आता हो, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो एग्ज़ाम्स के लिमिटेड टाइम में आप गलती करेंगे। तो अगर प्रैक्टिस होगी तो इट विल बी सिंपल फॉर यू। और इस कोर्स में स्टूडेंट्स ने 100 में से 100 नंबर भी लिए। आई कैन नेम दो स्टूडेंट्स। इसमें 07 इलेक्ट्रिकल में रचना में तनवीर
POCR, और उसने 100 में से 100 नंबर लिए थे। एक ज़माना था BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% कोर्स कंप्यूटर साइंस के होते थे। दे यूज्ड टू स्टडी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर वो पढ़ते थे, अभी डेटा स्ट्रक्चर तो अभी भी पढ़ते हैं, इंट्रो टू प्रोग्रामिंग, इंट्रो टू कंप्यूटिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उसके बाद डेटा बेसिस और अल्लाह भला करे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर थ्योरी, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। उनके हर सेमेस्टर में अगर 5 कोर्स हैं तो 2 लाजमी कंप्यूटर के होते थे, और ये फिर बाद में जाके थोड़ा सा चेंज हुआ है करिकुलम HEC का, और वो ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं अब इलेक्ट्रिकल में। अभी उनकी पूरी डिग्री में 3-4 कोर्स हैं। उससे पहले इट वाज 60% कंप्यूटर साइंस BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और डिपार्टमेंट भी रचना में एक ही था, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर का, वो बाद में 2008 में अलग अलग हुआ। एनीवेज, तो 07 इलेक्ट्रिकल में तनवीर थे जिनके 100 में से 100 नंबर आए थे। फिर दैट्स इट। उसके बाद करिकुलम उनका थोड़ा सा चेंज हो गया था, और फिर CS के बच्चे इस कोर्स को पढ़ा करते थे। और CS में भी आई थिंक 99 तो मुझे याद है 1916 में एक स्टूडेंट थी नम्रा, उसके आई थिंक 90 समथिंग नंबर थे, 97 और 90 समथिंग। और उससे पहले 1-2 सेशन में भी एक स्टूडेंट थी, उनके 99 थे आई थिंक, नेम वाज अलिशबा, उनके 100 में से 99 मार्क्स थे। और उससे पहले 10 में शहजाद साहब के भी आई थिंक 90s में थे, 98 और समथिंग। ये 2 स्टूडेंट्स थे, शहजाद और दूसरे का नाम शायद आकिब था, मुझे सही याद नहीं आ रहा। वो 2 बच्चे थे। अभी शहजाद साहब तो आपके टीचर भी हैं, और 2 स्टूडेंट्स थे जिनके 90 समथिंग थे। तो मार्क्स आर इजी, मैथमेटिकल बेस्ड कोर्स है, तो इसमें 100 नंबर भी आ जाते। एनीवेज जी, मैंने इसलिए ये बातें की कि आपने इसे एक्सपैंड कर दिया होगा। अब देखिए, आपके पास चॉइस है। इसको मैं ज़रा यूं लिखता हूं ताकि ये और आपके लिए आसान हो जाए। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, चॉइस ए चॉइस B क्लोजर का क्लोजर, या हम इसे यूं भी लिख सकते हैं ए और B क्लोजर का क्लोजर, या हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, वो प्लस में तो लिखा ही है आपके पास पहले, ठीक है। तो आपकी सारी, यानी इसमें से आपने एक लेटर को चूज करना है। अब देखें, इंटरेस्टिंगली आपके पास ये B क्लोजर मौजूद है। मैं क्या करता हूँ, मुझे पहले चाहिए लेक्स की ऑर्डरिंग बनानी है, लेक्सिकोग्राफिक। तो मेरी कोशिश होगी लेंथ 0 वाला लफ्ज़ मुझे मिल जाए। अब लेंथ 0 वाला लफ्ज़ स्टूडेंट्स कैसे मिलेगा, अब देखें, उम्मीद है आपने इसको बनाया होगा। पहले तो मैं AA की लेंथ क्या है 2, और B की लेंथ है सिंगल, तो मैं B क्लोजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने B क्लोजर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, लेंथ 0 में एक और भी आसान काम है, आप पूरे सेट की पावर ले लो 0, पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है, लैम्डा। एक तो ये तरीका है लैम्डा लिखने का, बट दिस इज नॉट द ओनली वे। एक और तरह से भी लैम्डा आ सकता है। हाउ? मैं ए और B में से चूज करता हूँ B क्लोजर को, बाहर वाले की पावर ले ली मैंने 1। एक मिनट, इधर मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। पावर मैंने ले ली 1, ठीक है। अब जब मैं इसकी पावर 1 लूंगा तो AA की पावर भी 1 हो गई, और ये B क्लोजर आ गया। अब इन दोनों में से मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ। मैंने चूज किया B क्लोजर, और B की पावर मैं क्लोजर में 0 पुट करता हूँ, तो मेरे पास आ गया जी लैम्डा। लेकिन सेट थ्योरी के हिसाब से हम एक एलिमेंट को एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते, लिहाजा हमने पहला लेटर लिखा इसमें लैम्डा। अब दूसरा लेटर की लेंथ 1 वाले हमने तलाश करने हैं, वो भी सिर्फ B होगा। कैसे B होगा? अगर मैं यही काम दोहराऊं, पावर 1, और मैंने फिर B क्लोजर चूज कर लिया, B की पावर 1 ले ली, अब मेरे पास B आ गया, तो ये दूसरा लेटर B हो गया। अब लेंथ 2 में आप देखें स्टूडेंट्स,
इसी पावर हम 1 लेते हैं, जैसे अभी हमने 1 ही लिया पावर, और मैंने चूज कर लिया लेंथ 2 में डबल ए। चॉइस है ना मेरे पास, या इसको चूज करूं या इसको। डबल ए की पावर 1 डबल ए। फिर देखिए मैं कैसे इसको चूज करता हूँ। फिर मैंने पावर 1 ली, लेकिन मैंने चूज कर लिया बी क्लोजर। अब मैंने बी की पावर दे दी इसमें 2, तो मेरे पास आ गया डबल बी। तो वी गॉट डबल ए एंड डबल बी इन दिस सेट। इसी तरह से अब हम पावर 3 लेंगे। अब पावर 3 में आपको पता है कि डबल ए तो चूज हो नहीं सकता, डबल ए इवन में चलेगा, 2 4 6 8 10, ठीक है। लेकिन डबल ए जो है वो ऑड में नहीं हो सकता। ऑड में सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ आएगी, और वो कैसे आएगी, डबल ए प्लस बी क्लोजर की पावर 1 ली हमने, आगे हमने बी क्लोजर सेलेक्ट कर लिया, बी के क्लोजर की पावर 3 दी, हमारे पास आ गया जी ट्रिपल बी। अब जब मैंने 4 लेने होंगे लेटर, अब 4 के अंदर जो है 3 में तो अब यही पॉसिबिलिटी है ना ट्रिपल बी की, तो 2 वाले भी हमने लिख दिए। 4 में अब काफ़ी सारे बन जाएंगे। 4 में आप देखें, 4 में एक तो डबल ए बनेगा, ठीक है। इसी तरह से बी की पावर भी 4 हो जाएगी। फिर आपके पास डबल ए डबल बी बनेगा, डबल बी डबल ए बनेगा, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ये आखिरी 2 वाले, ये मैं चलें सारी आपको बताता हूँ। आप देखें ए प्लस बी क्लोजर आपने लिया। अब आप जो है इसकी पावर अगर 2 लेते हैं तो उससे क्या मुराद होगी, मुराद होगी कि कनकैटिनेटेड 2 टाइम्स, पावर 2 कनकैटिनेटेड 2 टाइम्स हो गया। अब आप देखिए, अब आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से मैं डबल ले लूँ, यहाँ से लूँ तो 4 एज हो जाएंगे। यहाँ से बी क्लोजर की पावर 2 लूँ, यहाँ से बी क्लोजर की पावर 2 लूँ, 4 टाइम बी हो जाएगा। यहाँ से मैं डबल ए लूँ और यहाँ से बी क्लोजर की पावर 2 लूँ, तो डबल ए डबल बी हो जाएगा। यहाँ से मैं बी क्लोजर की पावर 2 लूँ और यहाँ से डबल ए लूँ, तो डबल बी डबल ए हो जाएगा। तो इस तरह से ये लैंग्वेज एक्सपैंड होगी। उम्मीद है आप सारे स्टूडेंट्स को ये समझ आ गई होगी, मैंने सिंगल स्टेप्स करके। तो आपने शुरू में जो भी लैंग्वेज समझ ना आए उसे इस तरह से एक्सपैंड करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से वो समझ आ जाएगी। आप स्टूडेंट्स हम किताब की तरफ वापस चलते हैं एंड वी लुक एट द बुक। अब देखें ये डबल ए प्लस बी क्लोजर तो हमने एक्सपैंड कर लिया। अच्छा, अब इसने एक और लैंग्वेज दी हुई है जिसमें डबल ए प्लस बी होल का क्लोजर है, और ये आसान है इस लैंग्वेज के क्लोजर से। इस लैंग्वेज के क्लोजर से ये वाली लैंग्वेज आसान है। तो आपने इसको खुद डबल ए प्लस बी के होल क्लोजर को आपने एक्सपैंड करने की कोशिश करना है। फाई या एम्प्टी सेट की प्रॉपर्टीज, किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को फाई में ऐड करें तो रिजल्ट होता है वो ही रेगुलर एक्सप्रेशन खुद। अगर आप कनकैटिनेट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे एम्प्टी सेट से किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को, तो जवाब एम्प्टी सेट ही आपके पास आए। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और सही वक्त आने पे हम इनके प्रूफ्स भी देख लेंगे। अलबत्ता किसी भी फाई का क्लोजर लेमडा की शक्ल में रिजल्ट करता है, ये आपको चैप्टर 2 से मालूम है। यू नो दिस फ्रॉम चैप्टर 2। आगे चलते हैं जी। हमने आज की क्लास में अभी तक हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन की नॉन कॉम्प्लेक्स, उसके बाद हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी। अब एक और एग्जांपल आ गई है जिसमें ए प्लस बी का क्लोजर, मिडल में फिर ए और फिर ए प्लस बी का क्लोजर। तो इस लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा, कोई स्टूडेंट बता सकता है? पहला एलिमेंट की लेंथ क्या होगी? सर ए। गुड, इसकी लेंथ होगी 1 और वो लेटर होगा ए आपके पास, क्योंकि यहाँ से भी आपके पास लेमडा आ जाएगा, यहाँ से भी लेमडा आ जाएगा। जब वो कंकैटिनेट होगा तो रिजल्ट होगा आपका ए। तो इसी तरह से आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। इसमें जब आप 2 लेटर्स वाले अल्फाज बनाएंगे तो उसमें आपके पास डबल ए बी बी ए, और अलबत्ता एक चीज़ इसमें मिस होगी, वो लेटर है डबल बी। 2 लेटर में 3 लेटर तो आ जाएंगे। अगर मैं डबल ए लूँ, देखिए यहाँ से ए लिया, यहाँ से ए लिया, डबल ए हो गया।
मैंने ए बी अगर लेना है तो मैं यहाँ पहले वाले क्लोजर से 0 ले लूँगा लैम्डा, ये ए डेफिनेट आ जाएगा और इस ए प्लस बी क्लोजर में से आ जाएगा बी, ए बी भी हो जाएगा। मैंने बी ए लेना है तो मैं आखिरी वाले ए प्लस बी क्लोजर से 0 ले लूँगा लैम्डा और पहले वाले ए प्लस बी क्लोजर की पावर 1 लेके मैं बी ले लूँगा। लेकिन डबल बी इसमें नहीं आएगा क्योंकि डबल बी पॉसिबल नहीं है, ए ने आना ही आना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब ट्रिकी चीज़ें देखिए, ए प्लस बी के क्लोजर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपका होमवर्क क्या है, अनमार्क, इसके नंबर कोई नहीं है, आपने घर में इसे वैसे एक्सपेंड करना है, ये राइट हैंड साइड को, ए प्लस बी क्लोजर इंटू ए प्लस बी क्लोजर प्लस बी क्लोजर। इसे कैसे एक्सपेंड करना है, जैसे मैंने अभी नोट पैड पे ये जो एग्जाम्पल थी उसको मैंने एक्सपेंड किया था, यू कैन सी हेयर, ये वाला सेट जैसे मैंने एक्सपेंड किया ना, एक एक लेटर बनाया इसमें से, तो इससे काफ़ी वाजे हो जाते हैं आपको कि ये किस तरह से काम कर रहा है। वैसे ही आपने ये जो राइट हैंड साइड है, सोल्यूशन तो आपको पता ही है ना स्टूडेंट्स, कि ए प्लस बी क्लोजर इसके बराबर है, जो अल्फाज लेफ्ट हैंड साइड से बनने हैं, लेमडा ए बी डबल बी ए बी बी ए, वही राइट हैंड साइड से बनेंगे, लेकिन आपने सॉल्व खुद करना है। अब आप देखो, ये ए प्लस बी क्लोजर इंटू ए प्लस बी क्लोजर, ये एक पार्ट है, आगे क्या दी हुई है, चॉइस, यानी इसको सिलेक्ट कर लो या बी क्लोजर को सिलेक्ट कर लो। तो जब आपने लैम्डा जनरेट करना होगा, लैम्डा इस वाले हिस्से से नहीं बन सकता क्योंकि इसमें डेफिनेट ए आ रहा है, ये कौन सा हिस्सा अभी आप करके आए हो इससे ऊपर, तो लैम्डा हमें मिलेगा बी क्लोजर से, सिंगल लेंथ का लेटर, हमें यहाँ से ए मिल जाएगा और हमें यहाँ से बी मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसमें से आपने एक चीज़ जो थोड़ी सी ट्रिकी होगी, वो आपने चेक करना है कि लेटर थ्री तक कितने अल्फाज होते हैं, 8। लेटर 0 का 1 लैम्डा, 1 लेटर के 2, ठीक है, 3 हो गए, उसके बाद 2 लेटर के 4, 7 हो गए, 3 लेटर के 8। तो ये 15 अल्फाज पहले आपने यहाँ से राइट हैंड साइड से जनरेट करके देखने हैं, और उसी तरह जैसे मैंने नोट पैड पर 1 बाय 1 जनरेट किया था, इससे आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इसको मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन हमने ऊपर कर ली हैं 1-2 एग्जांपल्स, तो आपने एज अ होमवर्क इसको सॉल्व करना है, और उम्मीद है मुझे कि ये सॉल्व हो जाएगा। और आप आपस में, ये असाइनमेंट तो है नहीं, आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं ऑनलाइन टीम्स पे या व्हाट्सएप पे या कॉल पे, जैसे भी आपको मुनासिब लगे, आप आपस में इसका सलूशन डिस्कस कर सकते हैं कलेक्टिवली इनको सॉल्व करने के लिए। तो इसी तरह स्टूडेंट्स देखें, ये एक क्लोजर है, इसको आप एक क्लोजर प्लस एक क्लोजर भी लिख सकते हैं, और प्लस का मतलब होते चॉइस, आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक क्लोजर को 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से इसने लिखा हुआ है, आपने होमवर्क में एक और तरीके से एक क्लोजर को लिखना है, ठीक है। 3 लिखे हुए हैं, एक मेथड आपने खुद से ऐड करना है। अच्छा जी, the language of all words that have at least 2 A's can be described by the expression। मस्ट कंडीशन दे दी ऊपर इसने, ये मस्ट कंडीशन है या लॉजिक है, नीचे उसने आर ई लिख दी कि 2 A's आने चाहिए हर वर्ड में। तो ए प्लस बी क्लोजर ए प्लस बी क्लोजर, ये कोई लाजमी बात नहीं कि सिर्फ यही रेगुलर एक्सप्रेशन है जिससे इस लॉजिक को आप लिख सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसे एक्सपैंड करना है, और अगर मुमकिन हो तो इसको चेंज भी करके देखें, नहीं चेंज होती तो इट्स ओके, वो आगे आने वाले चैप्टर में खुद ही हम उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे। एक क्लोजर की तो आपने लाजमी लिखनी है एक और इसको आपने एक्सपैंड करके देखना है कि इसकी लेक्स का सेट क्या बनता है। पहला लफ्ज़ आप सबको नज़र आ रहा होगा कि डबल ए होगा, उसके बाद आपने इसको एक्सपैंड करना है, 2 लेटर 3 लेटर तक काफ़ी होता है, तो इसको एक्सपैंड करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक और एग्जांपल आ गई स्टूडेंट्स, another expression that denotes all words with at least 2 A's is। अच्छा, अब देखें वही लैंग्वेज है, सेम मस्ट कंडीशन है, एक और उसकी आरी इसने यहाँ पे लिख दी हुई है, ठीक है। इसको भी आपने एक्सपैंड करने की कोशिश करनी है। We scan through some jungle of bees or no bees until we find the first A, then more bees or no bees, then the second A, then we finish up with anything in this set, or ABB
वी कैन राइट, अब देखिए उसने इसी ऊपर वाली आरी को और नीचे वाले आरी को इक्वल यहाँ पे शो किया है, और ये इक्वल हो भी जाएंगी जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, अब इसने थोड़ा सा बताया कि अलजबरा में और लॉजिकल एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है एज और आरीज में। x प्लस एक्स 2x होता है मैथ्स में, ठीक है, इक्वल साइन, whereby the equal sign we do not mean that these expressions are equal algebraically or mathematically in the same way as this. हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, but they are equal because they describe the same item. 16th president of United States is equal to Abraham Lincoln. अब ये mathematically तो बराबर नहीं है, logically they are the same. So we are studying logic in this course, which has nothing to do with algebra or mathematics. ठीक है, हमने उनके सिंबल जरूर बोरो किए हैं, but we are concerned with must conditions or logic, not with the mathematical numeric values. वो हमारा प्राइम टारगेट नहीं है, और ये चीज हम चैप्टर 3 में देख कर आए। तो ये दोनों आपने जी एक्सपैंड करने हैं। अब ये एक्सपैंड करके दिखा रहा है आगे एग्जाम्पल में, हिंट दिया इसने, तो ये आपने एज अ होमवर्क एक्सपैंड करने। If we wanted all the words with exactly 2 A's, we could use the expression. Still एक और रेगुलर एक्सप्रेशन उसने लिख दी है, तो ये भी देखिए अब काफ़ी आसान है। ये वाला A और ये वाला A तो ऐसे ही रहेगा, ये जो B क्लोजर हैं ये सिफर एक या दो B's जनरेट करते रहेंगे। लेक्स में इसका पहला लफ्ज़ होगा डबल A, और उसके बाद आपने इसको लेकर चलना है। ज़रूरी नहीं कि आप इन सब का क्लीनी स्टार क्लोजर लें, ये काफ़ी अब देखें डिफ़िकल्ट हो रही हैं, इनके क्लोजर ना लें, इनको वैसे ही एक्सपैंड करेंगे तो ये अच्छी खासी आपको जो प्रैक्टिस है वो करवा देंगी। जैसे देखें इसमें आप फुल का क्लोजर ना लें इस लैंग्वेज का, स्टिल इसको पावर 0 1 2 3 देंगे, इसको 0 1 2 देंगे, इसे 0 1 2 देंगे, ये भी अच्छा खासा काम है। तो बेशक आप, ये मुश्किल एक्सप्रेशन है क्लोजर के लिहाज से, क्लोजर बेशक आप इसका ना लें, इसको वैसे ही एक्सपैंड करके जब आप देखेंगे इस सेट को तो आपकी अच्छी खासी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब ए और बी वाली इसने दे दी, वो डबल ए वाली चल रही थी सेम लैंग्वेज। द लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स दैट हैव एटलीस्ट वन ए एंड एटलीस्ट वन बी। ठीक है, अब वो डबल ए था, एटलीस्ट 2 एस, ये 1 ए और 1 बी वाली है। तो इसका पहला लफ्ज होगा ए बी। ए बी के बाद आप 3 वाला बना सकते हैं, आप 3 वाला कहीं से भी बन सकता है, पहले वाले से लेटर ले लें ए या बी, दरमियान वाले से ले लें, आखिर से ले लें। तो यानी अगर पहले से लिया आपने लेटर तो दूसरे और तीसरे में पावर 0 डाल के उन्हें ख़त्म कर दें, दूसरे से लिया है तो पहले और तीसरे की पावर 0 डाल के ख़त्म कर दें, तीसरे से लिया है तो पहले और दूसरे की पावर 0 डाल के ख़त्म कर दें। तो 3 लफ्ज़ों वाला, 3 हरफों वाला लफ्ज़ आपको 3 लेटर वर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो इनका क्लोजर ना भी लें, इनको वैसे ही सॉल्व करें तो दे आर ट्रिकी। और इसी की देखें सेम रेगुलर एक्सप्रेशन की और रेगुलर एक्सप्रेशन दी हुई है जो इसी लैंग्वेज को बयान करती हैं। ठीक है, तो एक मस्ट कंडीशन की इनफाइनाइटली मैनी आरीज हो सकते हैं। ये अगेन एक और आरी दी हुई है, फिर अगेन एक और आरी दी हुई है, येट अगेन एक और आरी दी हुई है। तो ये सेम आरीज हैं एक ही मस्ट कंडीशन की, और आखिर में उन सब को प्लस लगा लगा के इसने सम अप कर दिया। टोटल इसने 4 आरीज लिखी हैं ऊपर एक ही लैंग्वेज की, और उन चारों को इसने प्लस लगा के इक्वल टू करके और इकट्ठा लिख दिया, क्योंकि वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लीजिए। The only words that do not contain both an A and a B in them somewhere are the words of all A's, all B's, or lambda. When these are included, we get everything. Therefore, अच्छा अब देखें इसने इस पे गौर कीजिएगा। अभी हम डू वाली तो कर रहे हैं, डोंट वाली हमने अभी तक कोई लैंग्वेज नहीं की। डू वाली कर रहे हैं, ए हो बी हो, ये नहीं लिखा कि ना हो, ये भी तो मस्ट कंडीशन हो सकती है ना। ये मैं आपको मंडे को इसका सलूशन बताऊंगा। ये डोंट वाली इसने पहली मिसाल दी है। क्या कोई ऐसी भी लैंग्वेज हो सकती है जिसमें ए और बी जो है वो ना हो? ठीक है, और तो इस लैंग्वेज को हम देखेंगे डोंट वाली। अभी डूज वाली करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये रह गई और ये हम मंडे को करेंगे इंशाल्लाह।
ओके, अब इसने आगे a प्लस बी क्लोजर की आरी लिखी है। ये इतनी बड़ी आरी a प्लस बी क्लोजर के बराबर है, ठीक है। अब जब आरीज बहुत बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें अंडरस्टैंड करना बड़ा मसला हो जाता है, और इसी पे हमारा अगला चैप्टर है ग्राफ्स। आरी से हम ग्राफ्स बनाएंगे जो कि कहलाती हैं FSA, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन और फाइनाइट स्टेट मशीन्स, ठीक है। इसके काफ़ी नाम हैं। अब देखें, a प्लस बी क्लोजर तो देख के समझ आ रही है, लेकिन कोई शख्स ने उलझा हुआ था और इतनी बड़ी आरी लिख दी a प्लस बी क्लोजर की। दिस विल टेक अ फॉर्च्यून टू अंडरस्टैंड दिस आरी। ये आपका अच्छा खासा टाइम खा जाएगी एक छोटी सी आरी को समझने के लिए। और सेम आरी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि आपको शायद समझ भी ना आए। इसने आगे मिसालें दी हैं, a प्लस बी क्लोजर इन सारी। अच्छा, इधर आपने एक्सपेंड करना है, ये अब आप नोट कर लें। ये मैंने नहीं बोला आपको ये वाली करने को, ये बहुत मुश्किल है और समझ भी ना आने वाली है। ये जो पेज 40 पे एग्जाम्पल दी हुई है ना, ये सारी आपने एक्सपेंड करनी है, ये सारी की सारी। ये 1 2 3 4 5 ये आपका होमवर्क है, इसके कोई नंबर नहीं है, ये प्रैक्टिस के लिए है। ये राइट हैंड साइड, हर राइट हैंड साइड को आपने वैसे एक्सपेंड करना है अपनी नोटबुक पे जैसे मैंने नोट पैड पे आपको लेक्स बना के दिखाई है, और ये बहुत एसेंशियल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। मिसाल के तौर पे सेकंड लास्ट में से लेमडा कैसे आएगा, सिंगल ए कैसे आएगा, सिंगल बी कैसे आएगा, ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर एक्सपैंड करना है। आप देखें, इसमें से अगर आपने ए बी लेना हो तो कहाँ से बनेगा, यहाँ से ए बी आ जाएगा। ये प्लस है ना, इसको भी डिस्कार्ड कर दें, इसको भी, चॉइस है आपकी, ये वाला उठा लें। अब ए तो दिया हुआ है, ए प्लस बी की पावर 1 लें। जब पावर 1 लेंगे तो क्या मतलब होगा, या ए चूज करो या बी चूज करो। आप ए को डिस्कार्ड कर दें, बी को चूज कर लें, ए बी बन गया। इसी तरह बी ए बनाना है अगर आपने, तो इस वाले को भी डिस्कार्ड कर दें, लैम्डा को भी डिस्कार्ड कर दें, चॉइस है ना, आप इसको चूज कर लें। डेफिनेट बी आ गया, ए प्लस बी की पावर 1 ले लें, और यहाँ से आप बी को डिस्कार्ड करके ए को कंकैटिनेट कर लें, बी ए बन जाएगा। इसी तरह डबल ए डबल बी भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने नोटबुक, अपनी नोटबुक पे इसको एक्सपेंड करना है राइट हैंड साइड को। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी और अगले चैप्टर में आपको मुश्किल पेश आएगी। तो आगे चलते हैं जी। आगे इसमें एक और लैंग्वेज दी हुई है, लेट वी बी द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज in which either the strings are all B's or else there is an A followed by some B's। तो ये इसकी आरी बन गई जो मस्ट कंडीशन दी हुई है। लेट V बी द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ A's एंड B's, यानी सिग्मा है आपका A और B, और उसमें हो क्या, इन विच आइदर, यानी दो मस्ट कंडीशन है। द स्ट्रिंग्स आर ऑल B's, ऑल B's B क्लोजर आपने लिख दिया, और मीन प्लस प्लस डाल दिया। देयर इज एन ए फॉलोड बाय सम बी, सम क्या होता है 0 to n, देयर इज अ डेफिनेट ए लिख दिया, सम बीज बी क्लोजर लिख दिया, आरी पूरी हो गई। अब इसमें अलजबरा भी लगा सकते हैं आप, बी क्लोजर कॉमन ले लें तो लैम्डा प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़, ये भी सेम आरी होगी, आपने इसके ऊपर थोड़ा अलजबरा अप्लाई कर दिया ट्रिकी पे। तो इसी तरह से अगर आप इसे अब एक्सपैंड करें तो लेमडा बी क्लोजर प्लस ए बी क्लोजर हो जाएगा। लेमडा जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होता है वो खुद आ जाती है। तो बी क्लोजर प्लस ए बी क्लोजर, या ये एक ही आ रही है ऊपर वाली मस्ट कंडीशन, इसे भी आप एक्सपैंड कर लीजिएगा। अलजबरा में ए बी बी ए के बराबर होता है, थिंग टू बी नोटेड। कंप्यूटर थ्योरी में ए बी ए के बराबर नहीं होता, और ये आपको हेड टेल की गेम से ही पता चल जाएगा। अब हमने क्या कहा था, फर्स्ट 2 टॉसेस पे एच आए, अगर हम उसे लास्ट पे ले जाएं तो आरी तो गलत हो गई। तो कंप्यूटर थ्योरी में ये जो आपका लॉ है ये होल्ड नहीं करता, ठीक है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, विल नॉट ऑलवेज बी इक्वल इन फॉर्मल लैंग्वेजेस, ये इसमें दिया हुआ है, हम फॉर्मल लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं। ओके जी, इसने अब कंकैटिनेशन की डेफिनेशन दी है, दो सेट को कंकैटिनेट करने की, और ये मैट्रिक के मैथमेटिक्स वाली ही है। ये सेट एस और सेट ई है, और आपने इसका प्रोडक्ट लेना है तो ए डबल बी, इसके हर एलिमेंट को बी के हर एलिमेंट से कंकैटिनेट करते जाएंगे, पहले ए को, फिर डबल ए को, फिर ट्रिपल ए को। इसलिए इसमें कुछ इतना ख़ास डिफिकल्ट है नहीं, जस्ट लाइक द सेट थ्योरी।
कॉन्केटिनेशन, ये इसने यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है। ऑल्दो लैम्डा की अपनी प्रॉपर्टी है, लैम्डा जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होती है वही चीज़ खुद आ जाती है, तो वो भी इसने दिया हुआ है। बाकी आपने उसी तरह ही मल्टीप्लिकेशन करनी है जैसे सेट थ्योरी में होती थी। ओके, लैंग्वेजेस एसोसिएटेड विद रेगुलर एक्सप्रेशन, इसका मैं आसान तरीका बता दूं। हर रेगुलर एक्सप्रेशन एक रेगुलर लैंग्वेज है, और किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के सेट को भी आप रेगुलर लैंग्वेज कह सकते हैं। The following rules define the language associated with any regular expression. ये एक थ्योरम भी है और इसका प्रूफ भी आएगा आगे वाले 9th चैप्टर में शायद। The language associated with the regular expression that is just a single letter, one letter alone, and language associated with lambda is a one-word language. वही बात जो मैंने अभी की, हर रेगुलर एक्सप्रेशन एक लैंग्वेज है, और आपको रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन से पता है कि हर इनपुट अल्फ़ाबेट खुद एक आ रही है। अभी हमने कहा था ना कि एच भी एक आ रही है, टी भी एक आ रही है, और लेमडा भी एक आ रही है। तो रूल 1 ये बोल रहा है कि सारी रेगुलर एक्सप्रेशंस रेगुलर लैंग्वेज होती हैं। इफ R1, रूल 2, इफ R1 इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन associated with the language L1 and R2 is a regular expression associated with the language L2, यानी कि दो आरीज हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की, और आप उन्हें कंकैटिनेट करते हैं तो जो रिजल्ट बनेगा वो भी रेगुलर लैंग्वेज ही होगा। अगर आप उन्हें प्लस करते हैं यानी उनकी चॉइस लेते हैं तो जो रिजल्ट बनेगा वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। अगर आप क्लोजर लेते हैं या प्लस लेते हैं तो वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। तो ये रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन है, अगेन नॉन कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन आपका काम इस कोर्स में चल जाएगा इस डेफिनेशन से, और हम इसका प्रूफ भी करेंगे स्टूडेंट्स 9th चैप्टर के अंदर जाकर। अच्छा, अब ये जो एक थ्योरम इसमें दिया हुआ है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर, जितनी भी फाइनाइट लैंग्वेजेस हैं सारी रेगुलर है। ये उस डेफिनेशन में ऐड हो गया, ऊपर अभी पढ़ी ना आपने रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन, ये इसमें एक और रूल ऐड कर दें, रूल 3, ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर। प्रूफ इसने काफ़ी तरीके से दिया है कि जी जो आपको सेट दिया हुआ है उस सेट में चॉइस का एलिमेंट प्लस का एलिमेंट डाल दें तो ये सारी आरीज बन जाएंगी। क्योंकि आप देखें ये सेट है एल या लैंग्वेज है, इसके इनपुट अल्फ़ाबेट क्या हैं, ये वाला वर्ड, ये वर्ड और ये वर्ड इसके हरूफ तहजी या इनपुट अल्फ़ाबेट या सिग्मा है। तो आपको पता है आरी की डेफिनेशन से, रूल 1 से, कि हर इनपुट अल्फ़ाबेट एक आ रही है, तो वी डबल ए भी एक आ रही है, ये वाला वर्ड भी एक आ रही है, ये भी एक आ रही है। और हमें पता है कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी रेगुलर लैंग्वेजेस की कि आर इज का प्लस भी आर ही होता है, R1 प्लस R2 इज ऑल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज। तो हमने क्या किया, हाँ सारे हरूफ तहजी या इनपुट अल्फ़ाबेट आरी थे, उनका प्लस लिया वो भी आरी बन गया, तो इस सेट की आरी ये बन गई। इसलिए हम कहते हैं ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर। इनफाइनाइट कोई रेगुलर होंगी कोई नहीं होंगी, फाइनाइट सारी रेगुलर है, ठीक है। तो इसका प्रूफ लॉजिकल है, जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन डेफिनेशन रूल 1 पे और रेगुलर लैंग्वेजेस डेफिनेशन रूल 2 पे। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इसने आगे फाइनाइट लैंग्वेजेस में प्लस प्लस लगा के इन्हें रेगुलर साबित किया हुआ है। अब है जी हाउ हार्ड इट इज़ टू, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कि रेगुलर एक्सप्रेशन को समझना कितना मुश्किल है। वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं ए प्लस बी क्लोजर की आ रही स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को लिख के दिखाता था पूरे वाइट बोर्ड पे, पूरा वाइट बोर्ड पे मैं ए प्लस बी क्लोजर की आरी लिख सकता हूँ, मैं उसको एक्सपेंड करता चला जाऊँ। मिसाल के तौर पे उसकी एग्जांपल मैं आपको दे भी देता हूँ यहाँ पे। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, देखें कोई आरी मैंने लिखी, मैं उसमें ए प्लस बी क्लोजर एक दफ़ा डाल दूँ, ठीक है। अब ये प्लस क्या होता है, चॉइस। अब मेरी मर्जी दुनिया दुनिया जहान की चीज़ें इसमें डालता जाऊँ, ये तो चॉइस है ना, मेरी मर्जी से ना मैं सिलेक्ट करूँ। समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसे मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ, ये पूरा पेज नोटपैड का भर सकता हूँ,
सिर्फ यही A+B क्लोजर की आरीज है। और आई विल बी वेरी काइंड अगर मैं ये लिख के बता दूं कि ये A+B क्लोजर की ही आरी है और ये इक्वल होगी, आप इसे एक्सपैंड करके देख लीजिएगा, चॉइस है ना। तो इस सवाल का जवाब कि हाउ हार्ड इट इज़ टू अंडरस्टैंड रेगुलर एक्सप्रेशन, डेफिनेटली वेरी हार्ड। थोड़ी सी लेंथ आपकी ज़्यादा हुई तो आपको वक्त पड़ जाता है उसको एक्सपैंड करने में, और इतना एफिशिएंट भी नहीं है कि आप लार्जर आरीज को सॉल्व करते रहें, तब आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मैथमेटिकल मॉडल तो नहीं बना पाएंगे, इसी में ही सारा वक्त ज़ाया कर देंगे। अब ये इसने बड़ी मुश्किल मुश्किल आरीज यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये सिर्फ ये बता रहा है कि कितना मुश्किल हो जाता है जब एक लार्जर आरी आपको दे दी जाए, हाउ हार्ड इट इज़ टू अंडरस्टैंड दैट रेगुलर एक्सप्रेशन। आपने इसमें ये देखना है कि ये कितना मुश्किल है। इवन देखें, एक छोटा सा क्लोजर चेंज कर लें तो वो नॉट इक्वल हो जाती है, जब लार्जर आरीज हम करें तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये एग्जांपल आपने करनी है, ये शायद मैंने कराई भी थी, ए क्लोजर बी क्लोजर का होल नहीं, ए बी क्लोजर का होल क्लोजर हमने किया था नोट पैड पे। ये स्टूडेंट्स आपने एक्सपैंड करनी है, और नीचे उसने आपको हिंट भी दे दिया, लेकिन इसमें से जब आप लैम्डा निकालेंगे, ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, ए बी और बी ए निकालेंगे, ये लाजमी आपने करनी है। दिस इज इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस एग्जाम्पल, ये लाजमी करनी है आपने। इसको एक्सपेंड करना है लेफ्ट हैंड साइड को ना, इससे सारे लेटर बनाने हैं लेंथ 3 तक, और उसी तरह सॉल्व करके बनाने हैं जैसे मैंने नोटपैड पे सॉल्व किया था, उसी तरह आपने इसे सॉल्व करके बनाना है, ठीक है। तो इसी तरह से अब ये देखें, इसने फिर बहुत कॉम्प्लेक्स सारी दी हुई हैं, इन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ लीजिएगा। और ये शो करती हैं, यहाँ पे देखें, यही काम जो मैंने नोटपैड पे किया, ये राइटर ने किया हुआ। A+B क्लोजर की इतनी बड़ी आरी लिखती है, इट इज़ रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड राइट हैंड साइड अनटिल अनलेस मुझे पता हो ये इसके बराबर है। इट विल टेक अ डे और 4 hours टू सॉल्व सच आरीज, सो दीज आर नॉट एफिशिएंट। डेफिनेटली आरीज बिकम हार्डर टू अंडरस्टैंड एज देयर लेंथ इंक्रीजेस। ये आरी स्टूडेंट इस चैप्टर से शुरू हो रही है, किताब के आखिर तक चलेगी। इवन 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 का मतलब है ए के लेटर और बी के लेटर इस लैंग्वेज के हर लफ्ज में, हर वर्ड में इवन होंगे। ये आरी आपको अभी फिलहाल मेमोराइज करना पड़ेगी ग्राफ थ्योरी पे जाने से पहले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेट है इवन इवन, और इस पे इसकी हम बहुत सी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते रहेंगे। अब देखें, जो इक्वल लेटर्स हैं डबल ए और डबल बी, वो तो ये इन कंस्ट्रक्ट से निकल आएंगे। और जो एल्टरिंग लेटर्स हैं, एल्टरिंग लेटर क्या होते हैं, जिसमें ए बी आया है या बी आया, यानी ए के बाद बी आ गया, एल्टर हो गया लफ्ज, बी के बाद ए आ गया, इन्हें बोलते हैं एल्टरिंग लेटर्स। तो देखें, इसने ये जो तीसरा प्लस दिया, देखें एक तो प्लस ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरे में उसने अल्टरिंग दिए, ए बी या बी ए। और अगर आप यहाँ से ए बी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी एक डेफिनेट ए बी इसको बैलेंस कर देगा। यहाँ से बी ए सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करें, ये जो पावर 1 वाले दो कंस्ट्रक्ट्स हैं, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इसका ए बी या बी ए का बैलेंस इसका ए बी या बी ए होगा, ठीक है। और इक्वल तो जनरेट हो ही रहे हैं, वो इधर क्लोजर में आ गए। तो टोटल हमारे पास कितनी टाइप हैं इस आरी में, टाइप 1 डबल ए, टाइप 2 डबल बी, टाइप 3 एल्टरिंग लेटर्स। 3 टाइप को मिला के सेट इवन इवन बन रहा है। इस लैंग्वेज को हम एक्सपैंड करें तो सारे अल्फाज में ए और बी के लेटर की तादाद इवन होगी। इस सेट का पहला लेटर बनेगा 0, होल का क्लोजर है ना, 0 को भी कई मैथमेटिशियन इवन मानते हैं, कुछ नहीं मानते। हम अपने आप को उनमें समझ रहे हैं जो 0 को इवन मानते हैं। अगर आप 0 को नहीं मानते तो यहाँ प्लस कर दें, प्लस करेंगे तो लैम्डा नहीं आना। लैम्डा के बाद क्या आएगा, डबल ए या डबल बी, ठीक है। तो आपने डबल ए या डबल बी, अब डबल ए में भी देखें ए की तादाद इवन है, और डबल ए में बी है ही नहीं, बी 0 है, 0 फिर इवन है। डबल बी में बी की तादाद 2 है और ए है ही नहीं, ठीक है जी। फिर अब 4 लेटर वाला लफ्ज आएगा, इसी सेट की पावर 2 लें तो डबल ए 2 टाइम्स आ जाएगा, डबल बी 2 टाइम्स 4 हो जाएगा। या आप यहाँ से पावर 1 में ही ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस सेट को भी आपने 4 लेटर्स तक एक्सपैंड करना है। ये बहुत आसान है, 3 टाइप्स इसकी दी हुई हैं, और यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। एज यू कैन सी प्रॉब्लम सेट में इसका आपको करा, बल्कि इसने आगे एक्सपैंड कर भी दिया आपके लिए, लेकिन आपने खुद करना है, इसने एक्सपैंड किया हुआ है,
लेकिन आपने खुद नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक यहीं से इसको लेकर चलेंगे। और मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन के हिसाब से ज़रा सा शायद नहीं, अच्छा अभी वीक 3 है, ठीक है। तो वीक 3 है, ठीक है, वी आर गोइंग गुड। हमारे पास अगला वीक भी है इसको करने के लिए, जैसा कि हमने कहा था कि हम 2 वीक्स लेंगे। तो वीक 3 चल रहा है और वीक 4 में हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर देंगे। और वीक 4 में हम एक्सरसाइज भी देख लेंगे, और आपने अपनी होमवर्क करके मेरे से शेयर भी करना है, जो आपको अगर कोई इशू आता है तो यू कैन शेयर विद मी ऑन मंडे। तो ओके, अब आपकी अटेंडेंस लगा लेते हैं एलएमएस पे। मैं ज़रा एलएमएस को साइन इन कर लेता हूँ, अगर वो साइन आउट हो गया है। वैसे तो मैंने ऑन रखी हुई थी उसकी, साइन इन है। और लेट मी शेयर एलएमएस विद यू गाइस। ये आ गई जी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इसमें हम चलते हैं जी अटेंडेंस की तरफ। और अभी पीछे लास्ट वाली अटेंडेंस भी रहती है, इसमें कमिट नहीं हुई। आज तारीख है जी 15 अप्रैल, अनचेक ऑल कर देते हैं। और अब मैं 407, आपका क्या नाम है बेटा? 407 नहीं हो क्लास में, ठीक है। 423 बेटा आप कौन है? यस सर, वर्दा। ओके बेटा, ये आपकी अटेंडेंस लग गई। 426 बेटा आपका क्या नाम है? हमना इफ्तिखार। ओके बेटा, आप? जी बेटा, अभी मैं आता हूँ आपके नाम पे। अभी ये आफ्ताब अहमद, अपना बेटा रोल नंबर बताओ। आफ्ताब सर 429। ओके जी, ठीक है। गौहर हसन, सर आपकी आवाज़ कट रही है। कोई और बच्चा गौहर का रोल नंबर बता दे। 421 रोल नंबर है उसका। ओके, थैंक यू। गौहर के बाद हिबा बेटा, आपका क्या रोल नंबर है? 408। हिबा का 408 है। कोई और बच्चा बता दे, उसकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। यस सर, उसका 408 ही है। ओके बेटा, थैंक यू। हिबा खालिद के बाद जी खुशबू बेटा, आपका क्या रोल नंबर है? सर 425 है। मिसबा रीच, रोल नंबर बताएं बेटा। 418 है। 418। 18। ओके जी। मिसबा के बाद मुबीन अहमद, यस सर। रोल नंबर बताओ बेटा। 409। के बाद मोहम्मद महत, रोल नंबर। महत, सर 403 रोल नंबर है उसका। ओके। महत के बाद जी उस्मान तारिक, मोहम्मद उस्मान। 411 सर। 411। उस्मान के बाद जैन, सर जैनुल 413। 413। जैन के बाद जी निमरा गफूर, 424 सर। निमरा ताहिर, 410 सर। दानियाल, राना दानियाल शाहिद, 401 सर। 401। शेजा, 427 सर। सिराज हाशमी, 6 सर।
कोई और स्टूडेंट बता दें, इनकी आवाज़ कट रही है। 406 406 ओके। उसके सर बाद सैयद हसन 420, तुम तो हैं सैयद हो और तुम्हारा रोल नंबर Yes, sir. नहीं सही दिया तुमने कॉलेज में। जफर हुसैन 428 सर 428 ओके। अच्छा जी, अब मैं बोल देता हूँ जिन बच्चों की आपको नज़र भी आ रही होगी। 402 नहीं है, एब्सेंट है 407, प्रेजेंट एब्सेंट हूँ है सर। हेलो सर। 4, प्रेजेंट हो, रिजवान हो तुम? यस यस सर। 412 एब्सेंट हैं 417, ये भी नहीं है, और 419। तो अब मैं इसको सेव करने लगा हूँ जी, सेव एंड क्लोज, और सेव हो गई। जब ये कमिट हो जाएगी तो यहाँ से इसने उड़ जाना है अटेंडेंस में, फिर ये कंट्रोलर ऑफिस चली जाएगी। तो वो 10-15 दिन के बाद ही वो करते हैं, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो वो ठीक हो जाए। ओके जी। अच्छा, MSDN मैंने शेयर कर दी थी आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम की असाइनमेंट के लिए। तो वो ISO फाइल है, उसको आप माउंट भी कर सकते हैं, और अगर किसी के पास विंडोज 7 है उसमें माउंट नहीं होगा तो आप उसे अनजिप करके तो इंस्टॉल कर सकते हैं। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, जिस फोल्डर में आप अनजिप करोगे ना उससे एक ही दफ़ा इंस्टॉल होना है इसके, ठीक है? अगली दफ़ा नहीं इंस्टॉल करेगा उससे। तो फिर आप इंस्टॉल करके जब आप उसे अनजिप करेंगे उसको डिलीट कर दें फोल्डर को। नेक्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं अगर करप्ट हो जाती है तो दोबारा अनजिप आपको करना पड़ेगा उसको, ISO फाइल। ये थोड़ा सा इसमें इशू है, लेकिन वैसे बहुत सिंपल है, नेक्स्ट करें तो इंस्टॉल हो जाती है। उसमें किताब के साथ आपको बहुत हेल्प मिलेगी, उसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और जहाँ तक मुझे याद है आज आपने रात तक मुझे जो असाइनमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसका 1% मार्क्स हैं वो मुझे ईमेल करनी है आपने। वो मैंने ग्रुप पे सब्जेक्ट बताया हुआ है आपको, क्योंकि आपका कोर्स नहीं है और कोर्सेज भी हैं तो वो गड़बड़ हो जाती हैं फिर उसमें। तो आपने जो है ना वो सब्जेक्ट इस तरह का देना है ताकि दूसरी क्लासेस की भी आती हैं असाइनमेंट्स, वो मिक्स ना हो उसके साथ। तो दूसरा इसका ईमेल का फ़ायदा ये भी होगा कि आपके सेंट आइटम्स में रहेगी ये असाइनमेंट, और जब आपने लैब मैनुअल आखिर में प्रिंट करना होगा तो आप इजीली अपने सेंट आइटम से रिट्रीव कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट्स को। तो 9 वेरिएशंस आपने उसकी क्रिएट करनी थी, जो कर्नल का प्रोग्राम था चैप्टर 3 का, और एक बुक वाला हो गया, और 9 वेरिएशंस आपने उसमें ऐड करना थी। टोटल 10 प्रोग्राम्स आपने मुझे ईमेल करने हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि पूरा फोल्डर ना ईमेल कीजिएगा, वो हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट्स में साइज़ होगा। सिर्फ CPP फाइल्स आप हर प्रोग्राम की उठाएंगे, 10 प्रोग्राम की CPP फाइल्स आपने मुझे भेजनी है। अगर वो ईमेल में अटैच ना हो। जी बेटा। सर CPP फाइल जो है उसको जिप फोल्डर में डाल के आपको सेंड कर दें। जिप कर दें या ऐसे ही अटैच कर दें, और अगर CPP अटैच ना हो, कुछ ईमेल क्लाइंट्स पे अटैच नहीं होती जीमेल वगैरह पे, तो G ड्राइव पे अपलोड करें CPP फाइल्स और फोल्डर का लिंक मुझे ईमेल में सेंड कर दें, ठीक है? ओके तो सर। सर 12 बजे के बाद आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। रात 12 बजे तक आपने ये ईमेल कर देनी है, और बस इंशाल्लाह कल फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की सर लैब में वो आप। एक्चुअली मैं ना जी सर आपको मेल कर दी है लेकिन उसका सब्जेक्ट नहीं लिखा, तो दोबारा मेल करो सब्जेक्ट लिख के। दोबारा करें, क्योंकि वो इनबॉक्स भरा रहता है, उसमें वो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स भी हैं और दूसरे भी हैं, तो वो स्किप हो जाती है। इस तरह मुझे पता होता है कि ये वो फ़लाँ असाइनमेंट है और फ़लाँ क्लास की है, तो मैं वो डाउनलोड करके अपने फोल्डर में सेव कर लेता होता हूँ उसे। तो सब्जेक्ट नहीं है तो दोबारा ईमेल कीजिए, वो स्किप हो गई होगी मेरी नज़र से। तो सब्जेक्ट आपने वही रखना है, नहीं तो काउंट नहीं होगी इसमें। सर सर मेरा सर मैंने यूएटी विद का सब्जेक्ट मेल कर दी हुई है। विद सब्जेक्ट कर दिया है, गुड बेटा। तो मैं ये यस। कल ही आपको क्लास पढ़ा के चेक करूँगा। बस उसमें मैं ये देखूँगा कि जुमेरात को 12 बजे तक मुझे रिसीव होगी हुई है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। लेट असाइनमेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आप आज 12 तक उस सब्जेक्ट के साथ अपनी सर मेरा मैंने यूएटी जी बेटा। सर यूएटी वाला अकाउंटेंस है उसमें इशू है, तो मैं आपको दूसरे अकाउंट से कर दूं सेंड। दूसरे से सेंड करते हैं, लेकिन IT वालों से रब्ता करें, उनसे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे उनसे कहें जी हमारा ये जो है ना ऑफिशियल अकाउंट इसको ठीक करके दें, जो भी इशू है उसमें।
क्योंकि ये असाइनमेंट्स के लिए हमारे ज़रूरत है, वो उसको एक्टिव करा लीजिए। सर अभी तो बंद है ना यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी तो क्लोज है, लेकिन वो व्हाट्सएप पे इतनी फेवर तो कर देते हैं आईटी के डिपार्टमेंट के लोग कि आपका ईमेल आईडी वो उन्होंने भी घर बैठे ही करना है, वो कर देंगे। और वो ओके सर। 30 अप्रैल तक तो यूनिवर्सिटी बंद है जी। नोटिस आपने पढ़ा ही होगा कोरोना की वजह से। तो ठीक है बच्चों, ये सारा होमवर्क साथ साथ करते रहना है आपने। अगर नहीं करेंगे आपको खुद को नुकसान होगा, आपको बाद में 5वें चैप्टर में मुश्किल होगी। ये आज की क्लास बड़ी अहम थी, इसकी सारी एग्जांपल जो जो मैंने बताई है ना आपको, वो आपने एक्सपैंड करनी है, चाहे आपको समझ आ गई हैं, बाय हैंड एक्सपेंशन करनी है एक एक लेटर की आपने अपनी नोटबुक पे, ठीक है। वैसे आप जब आप कैंपस आते होते थे तो मैं क्लास में खड़ा करके होमवर्क चेक कर लेता था बच्चों का, जिसने नहीं किया होता था उसके -1 हो जाते थे और जिसने किया होता था उसका कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन अब ऑनलाइन तो ये काम नहीं हो सकता, तो आपकी अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ओडीएल में भी मेजर कोर्स है आपका और हायरार्की बेस्ड कोर्स है। चौथा पांचवा चैप्टर नहीं सही करोगे आपको आखिर तक कुछ समझ नहीं आएगा, आई कैन गारंटी यू। तो इसमें थोड़ी सी एफर्ट पुट कर लीजिए। ये थोड़ा थोड़ा ही काम है, कोई इतनी बड़ी तो रॉकेट साइंस है नहीं। सेट थ्योरी की तरह के छोटे छोटे सवाल हैं, थोड़ी सी आपने अपने माइंड को प्रैक्टिस करानी है। तो इसको कर लीजिए क्योंकि आगे हमने ग्राफ थ्योरी करनी है और वो इस पे बेस करेगी, ठीक है। तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद द ऑपरेटिंग सिस्टम लैब। तो कल तक के लिए, हाँ, अगर किसी स्टूडेंट